हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पे आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलना है, फिर उनका सोल्यूशन ग्राफ के मदद से निकालना है। दो काम करने हैं, पहला वर्ड प्रॉब्लम्स को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलना है, फिर उनका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो टोटल दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में जो कि मैथमेटिक्स क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 10 बच्चे हैं क्लास 10th में और वो क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। टोटल 10 बच्चे हैं, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं है। इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम में कहीं ये गिवन है कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, नहीं दिया है। किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे दिया है, तो ये लाइन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि लड़कियां कितनी हैं, बस ये कह रहा है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, तो मैं मान लूँगा लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू एक्स, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, टोटल x लड़कियां थीं और टोटल y लड़के थे। ठीक है, अच्छा इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, कोई बता सकता है? अगर मैं x और y को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, कोई बता सकता है? टोटल लड़कियां कितनी हैं, x, टोटल लड़के कितने हैं, y। तो अगर लड़के और लड़कियों को मैं जोड़ दूंगा तो वो क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल नहीं होगा क्या, यानी ये 10 के इक्वल होगा। सही बात है। अगर मैं जितने लड़कियां हैं और जितने लड़के हैं उन दोनों को सम कर दूं तो क्लास में जितने बच्चे थे उनकी संख्या आ जाएगी। क्लास में टोटल 10 बच्चे थे, ऐसा क्वेश्चन में बताया था। तो यानी अगर आप लड़कियों को और लड़कों को जोड़ देंगे तो वो क्लास का स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्लास में कितने बच्चे थे उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला इक्वेशन तो ईजी है, एक्स लड़कियाँ थीं वाई लड़के थे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्लास में कितने बच्चे थे वो उसके इक्वल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, x, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x है। फिर देखिए बीच में लिखा है इज़, तो मैथ्स में इज़ मतलब इक्वल समझ लीजिए। ठीक है, फिर लिखा है 4 मोर देन, 4 मोर देन मतलब 4 प्लस, फिर बोल रहा है क्या, द नंबर ऑफ बॉयज़। क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 मोर देन, जिसका मतलब होगा 4 प्लस, लेकिन किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, y हैं। इस y को इस साइड लेके आ जाइए तो माइनस में आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। आपने इस y को इस साइड भेजा तो माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो सबसे पहला हमारा यही टास्क था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बदलना है। तो एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमें ग्राफ की मदद से निकालना है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है वो ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको पहले हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्लॉट करना है x प्लस वाई बराबर 10 को। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे जो कि आपने क्लास 9th में बनाना सीखा होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं y। सबसे पहले x की जगह 0 रखते हैं, तो अगर इस x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 10, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे। अब दूसरे केस में y की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 10। तो x प्लस 0 करने पे x ही आएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 10। इस 0 और 10 से जो पॉइंट बनेगा वो होगा 0, 10। इस 10 और 0 से जो पॉइंट बनेगा वो होगा 10, 0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक बताइए। हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन के मदद से एक टेबल बनाया और उस टेबल से हमें 2 पॉइंट्स मिले।
ठीक है, हमने इस इक्वेशन की मदद से टेबल बनाया, उसकी मदद से हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, कैसे बनाया टेबल? मैंने x की जगह पहले 0 रखा तो y की वैल्यू 10 आ गई, फिर y की जगह मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई। इस तरह से टेबल बन जाएगा। सिमिलर टेबल हम लोग यहाँ पे भी बना लेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए। दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है। तो ये रहा दूसरा टेबल। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, फिर x की जगह 0 रखेंगे। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई 4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ये माइनस उधर जाएगा तो y बराबर -4 हो जाएगा। तो जब 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -4। काम खत्म। अब y की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 4, दैट इज़ x बराबर 4। यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए? हम लोगों ने क्या किया? x माइनस वाई बराबर 4 का टेबल बना लिया। इस 0 और -4 से जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? 0, -4। इस 4 और 0 से जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? 4, 0। तो अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है जिनसे हमें ये 2 पॉइंट्स मिले थे। अब बताइए ये वाला पॉइंट इस वाले ग्राफ पे कहाँ होगा? 0, 10 कहाँ पे होगा बताइए? x पे 0 और y पे 10, तो मतलब यहाँ पे होगा वाला पॉइंट। तो मैं काम कर रहा हूँ, इसको ब्लू से ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब 10, 0 कहाँ होगा? x पे 10 होना चाहिए, y पे 0 होना चाहिए, तो ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो जब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वाले लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये है। उसी तरह इस वाले लीनियर इक्वेशन का भी ग्राफ मिल जाएगा, जिसके लिए हमें 0, -4 प्लॉट करना होगा। तो 0, -4 कहाँ होगा? x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -4, मतलब यहाँ होगा। ठीक है, ये रहा 0, -4। ठीक है, ये क्या है? 0, -4 है। उसी तरह 4, 0 कहाँ होगा? तो ईजी है, ये रहा 4, 0 है ना। तो यहाँ पे होगा 4, 0। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो हमें फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करने के बाद ये वाला स्ट्रेट लाइन मिला है। ठीक है, तो इस वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये है, इस वाले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये है। दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ पे टकरा रहे हैं? इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं ना। इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ टकरा रहे हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन टकरा रहे हैं। तो अगर इसको x एक्सिस पे देखा जाए तो किसके इक्वल होगा? 7 के। y एक्सिस पे देखा जाए तो किसके इक्वल होगा? 3 के। तो 7, 3 जो है वो पॉइंट है जिस पे दोनों लाइंस टकरा रहे हैं। ठीक है, x एक्सिस पे 7, y एक्सिस पे 3। ठीक है, तो ये जो पहला वाला वैल्यू है ना, यही x का वैल्यू है, और ये जो दूसरा वाला वैल्यू है वही y का वैल्यू है। तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 7। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 7। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर है कि नहीं बताइए? मैंने क्या किया? इस इक्वेशन को पहले ग्राफ पे बनाया, एक स्ट्रेट लाइन मिला। इस इक्वेशन को मैंने ग्राफ पे बनाया तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिला। दोनों कहाँ टकरा रहे थे? 7, 3 पे टकरा रहे थे। तो x की वैल्यू 7 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, नंबर ऑफ बॉयज़ 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले वर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। पहले उन्हें इक्वेशन के फॉर्म में बदला, इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने पर हमें 2 स्ट्रेट लाइन्स मिले। दोनों जहाँ टकरा रहे थे उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही x और y की वैल्यू दे के चला गया है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर इनका खर्चा 50 रुपये आ रहा है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर खर्चा 46 रुपये आ रहा है। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन, मतलब एक पेन कितने रुपए का है और एक पेंसिल कितने रुपए की है। तो मैं लिखूँगा सेकेंड वाले में, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू x, मतलब एक पेंसिल x रुपीज़ में मिल रहा है, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू y। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने एक पेंसिल का दाम मान लिया x रुपीज़ है और एक पेन का जो दाम है वो y रुपीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था कि 5 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो अगर एक पेंसिल x रुपये में है तो 5 पेंसिल कितने रुपीज़ में होंगे? 5x। ठीक है, बीच में प्लस लगा दीजिए। एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने रुपीज़ के होंगे? 7y रुपीज़ के होंगे। तो
ये पेंसिल का खर्चा है, ये पेन का खर्चा है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल खर्चा के इक्वल आ जाएगा। टोटल खर्चा क्वेश्चन में खुद ही दिया है 50 रुपये लग रहे हैं, तो ये 50 के इक्वल हो गया, बन गया इक्वेशन पहला। अब देखिए कह रहा है 7 पेंसिल खरीद रहे हैं, तो एक पेंसिल x रुपीज़ का है तो 7 पेंसिल 7x रुपीज़ के होंगे, बीच में प्लस। फिर कह रहा है 5 पेन भी खरीद रहे हैं, तो एक पेन y रुपये का है तो 5 पेन 5y रुपीज़ के होंगे, फिर बीच में इक्वल। क्योंकि ये पेंसिल का खर्चा है, ये पेन का खर्चा है, तो दोनों जोड़ेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चा 46 रुपये था, तो ये इक्वल होगा 46 रुपीज़ के। तो हमने क्या किया, सेकंड वाले वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में बदल दिया है। अब इन्हें हम लोग टेबल बनाएंगे। पहला क्या है, पहला है आपका 5x + 7y = 50। तो इससे टेबल बनाएंगे हम लोग। इस टेबल में यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, ठीक है। तो पहले x के जगह 0 रखेंगे, यही तरीका होता है। तो x के जगह 0 रखेंगे तो 5 × 0 + 7y = 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + 7y = 50। तो ये हो जाएगा 7y = 50। अब 7 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 50/7, और 50/7 डिवाइड करने पे पॉइंट में आने लगेगा। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं वो ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो कि पॉइंट में ना हो, क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ पॉइंट में होंगी तो उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा टफ काम होगा। तो क्योंकि x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो x की वैल्यू फिर 0 नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग 0 नहीं कुछ और लेंगे। अब सोचना यही है कि क्या लेना है। हम लोग x के जगह पहले 1 रखेंगे, देखते हैं 1 पे मिलता है कि नहीं y का वैल्यू। तो जाएगा 5 × 1 + 7y = 50। तो जाएगा 5 + 7y = 50। तो जाएगा 7y = 50 - 5, 7y = 45। 7 उधर जाएगा तो 45/7 आ जाएगा। तो ये भी फिर पॉइंट में आने लगेगा। तो मतलब x की जगह 1 भी नहीं लेना है, ठीक है। x की जगह 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि y की वैल्यू फिर पॉइंट में आ रही है। पहले मैंने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब एक बार -1 रखिए। ये जगह 5 × -1, x की जगह -1 रख के देखिए, ठीक है। + 7y = 50। ये जगह -5 + 7y = 50, ठीक है। तो -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो 7y = 50 + 5, तो जाएगा 7y = 55। तो y बराबर फिर से 55/7 आ जाएगा, फिर से डेसिमल में आ जाएगा। यानी y की जगह x की जगह -1 भी नहीं ले सकते, ठीक है। सिमिलरली आप x की जगह 2 रखिएगा। जब x की जगह आप 2 रखेंगे तो y की वैल्यू फिर से पॉइंट में मिलेगी। फिर -2 रखिएगा, तो जब x की जगह -2 रखेंगे फिर y की वैल्यू पॉइंट में मिलेगी। अब x की जगह 3 रखिएगा। जैसे ही 3 रखेंगे तो ये जाएगा 5 × 3 + 7y = 50। तो ये जाएगा 15 + 7y = 50। ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो ये जाएगा 7y = 15, 50 - 15, 7y = 35 हो जाएगा। 7 इसे 5 बार में काट देगा तो y की वैल्यू इस बार पॉइंट में ना आके एग्जैक्ट नंबर आएगी 5। तो जब x की जगह मैंने 3 रखा तो y की वैल्यू 5 मिल गई। क्लियर है कि नहीं। इसी तरह चेक करना है। मान लीजिए 3 पे भी पॉइंट में मिलता, तब आप -3 रखते। -3 पे भी अगर पॉइंट में मिलता तो फिर 4 रखते, फिर -4 रखते। इसी तरह यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते चले जाना है, ठीक है। अब हमें y की जगह 0 रखना होता है। सबसे पहले 0 से ही शुरू करते हैं। तो y की जगह 0 रखेंगे, देखते हैं x की वैल्यू पॉइंट में मिल रही है कि नहीं। तो 5x + 7 × 0 = 50। तो जाएगा 5x + 0 = 50। तो जाएगा 5x = 50। 5 जो है 50 को 10 बार में कर देगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। पॉइंट में नहीं मिला तो मतलब y की जगह 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3,5 से पॉइंट बन जाएगा, 10,0 से पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को टेबल में पहले कन्वर्ट किया, फिर टेबल की मदद से हम लोगों ने पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है। अब दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या था, 7x + 5y = 46। तो फिर से टेबल बनाएंगे, यहाँ पे x यहाँ पे y। पहले x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, + 5y = 46 सॉरी 5y = 46 आ जाएगा। तो ये जो 5 है वो 46 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, यानी x की जगह 0 ले ही नहीं सकते हैं। तो x की जगह कौन सा नंबर लें कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए, यही हमें सोचना है। तो तरीका क्या था, पहले 0 रखना था, फिर 1 रखना था, फिर -1 रखना था, फिर 2 रखना था, फिर -2 रखना था, फिर क्या रखना था, 3 रखना था, फिर -3 रखना था। तो जब आप
x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू पॉइंट में मिलेगी, -1 रखेंगे तो भी पॉइंट में मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी पॉइंट में मिलेगा, -2 रखेंगे तो पॉइंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो x की जगह हम लोग -2 रखेंगे तो ये जाएगा 7 इंटू -2 प्लस 5y बराबर 46, तो जाएगा -14 बराबर प्लस 5y बराबर 46, ये -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो 5y बराबर 46 + 14, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 5 जो है वो 12 बार में डिवाइड कर देगा तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? जब मैंने x की जगह -2 रखा तो y की वैल्यू 12 आ गई। तो वही करना है, पहले 0 फिर 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -3, किसी एक पे तो वैल्यू आ ही जाएगी। अब y की जगह 0 रख के देखेंगे पहले, तो y की जगह अगर 0 रखेंगे तो 7x + 0 बराबर 46 हो जाएगा, 7x बराबर 46 हो जाएगा, लेकिन 7 46 को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, तो मतलब y की जगह 0 ले ही नहीं सकते। तो या फिर अब 1 रखेंगे या तो -1, 2 रखेंगे या तो -2, 3 रखेंगे या तो -3। सही बात है। तो जब आप y की जगह -2 रखेंगे, इस बार अगर आप y की जगह -2 रखेंगे तो देखिएगा क्या होगा, 7x + 5 मल्टीप्लाई बाय -2 बराबर 46, तो जाएगा 7x - 10 बराबर 46, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 7x बराबर 46 + 10 दैट इज़ 56। 7 जो है वो 8 बार में 56 को डिवाइड कर देता है, मतलब x की वैल्यू 8 आ जाएगी, काम ख़त्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब ये टेबल बनाते हैं तो इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं कि कोई भी वैल्यू पॉइंट में ना आए। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इससे जो पॉइंट बनेगा वो होगा -2, 12, इससे जो पॉइंट बनेगा वो होगा 8, -2। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 लीनियर इक्वेशंस लिए और उनसे 2 पॉइंट्स बना लिए हैं। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन थे, इस लीनियर इक्वेशन से हमें ये पॉइंट्स मिले थे और इस लीनियर इक्वेशन से हमें ये पॉइंट्स मिले थे, है ना। तो अब हमें ये सोचना होगा कि 3,5 होगा कहाँ। तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, याद रखिएगा सब 2-2 के गैप पे हैं। तो पहला पॉइंट है 3,5, तो 3 यहाँ होगा और 5 यहाँ होगा, तो पॉइंट कहाँ होगा आपका, कुछ यहाँ पर, है ना। तो ये जो है आपका 3,5 है। 10,0 कहाँ होगा, ये तो इजी है, 10,0 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये रहा 10,0। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। उसी तरह -2, 12 कहाँ पे होगा, तो ये देखिए रहा -2 और ये रहा 12, तो पॉइंट होना चाहिए लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो ये है -2, 12 और 8, -2 कहाँ होगा, 8 है यहाँ पर और -2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा। क्लियर है, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। तो हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन मिल जाएगी। तो जब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो हमें एक लाइन मिल चुकी है। तो इस वाले इक्वेशन के लिए ये लाइन थी, इस वाले इक्वेशन के लिए ये लाइन थी, दोनों को जब हमने ड्रॉ किया तो दोनों लाइन्स यहाँ पे टकरा रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 3,5 ही तो है। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ कर लीजिए। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है, एक पेन 5 रुपये का है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताइए। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन में बदला, इक्वेशन से फिर हम लोगों ने टेबल में बदला, टेबल के बाद हम लोगों ने पॉइंट्स बनाए, पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया। दोनों ग्राफ जो हैं वो एक पॉइंट पर टकरा रहे थे जिसका कोऑर्डिनेट था 3,5, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, काम खत्म। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करना चाहते हैं तो आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिससे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप आइलर्स बैच का प्लेलिस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point
आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि A1 A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 को कैलकुलेट करके बताइए कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कि पैरेलल रहेंगी कि कोइंसिडेंट रहेंगी। आप जानते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनाता है, अभी हमने सॉल्व करके देखा ही था। सिमिलरली ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा ग्राफ के ऊपर। तो दो स्ट्रेट लाइंस टकरा जाएंगे एक पॉइंट पे कि पैरेलल रहेंगे आपस में कि कोइंसिडेंट रहेंगे, यही हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा बहुत ध्यान से। सपोज करिए आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो आप जानते हैं कि इसका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सही बात है। उसी तरह सपोज करिए आपके पास एक और लीनियर इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, सही बात है। अरे भाई अभी हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है तो ये एक लीनियर इक्वेशन था जिसका ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। उसी तरह ये भी एक लीनियर इक्वेशन था जिसका ग्राफ क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। तो जब भी लीनियर इक्वेशंस दिए रहते हैं तो उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस वाले लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, इस वाले लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब आप इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएंगी। हो सकता है दो स्ट्रेट लाइन जो बन रहे हैं ग्राफ के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर जाएं एक पॉइंट पर, ठीक है। हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन क्या कर जाएं, इंटरसेक्ट कर जाएं एक पॉइंट पर। तो ये इंटरसेक्टिंग का केस है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, क्लियर है। ये भी तो हो सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल रहें, इंटरसेक्ट ना करें। तो ये केस है पैरेलल का। और ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। मतलब जब आप पहली वाली स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें तो दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन जस्ट उसके ऊपर ही हो, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर ही हों, उन्हीं को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। सही बात है। क्या आपको ये समझ में आया? समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग या कहें कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी ये बताया जा सकता है कि दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे कि पैरेलल रहेंगे कि ओवरलैप कर जाएंगे। बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी ये बताया जा सकता है। कैसे? आप कैलकुलेट करिए A1 बाई A2, A1 बाई A2, और अगर ये इक्वल नहीं आया B1 बाई B2 के, अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं आया, उस केस में दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगे वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। लेकिन पैरेलल कब रहेंगे? तो उसके लिए केस है अगर A1 बाई A2 इक्वल हो जाए B1 बाई B2 के, लेकिन इक्वल ना हो C1 बाई C2 के। समझिएगा, अगर A1 बाई A2 इक्वल हो जाए B1 बाई B2 के, लेकिन इक्वल ना हो C1 बाई C2 के, उस केस में जो ग्राफ होगा वो पैरेलल रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों या कहें तीनों इक्वल हो गए, A1 बाई A2 इक्वल हो जाए B1 बाई B2 के और ये इक्वल हो जाए C1 बाई C2 के, उस केस में ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा। क्लियर है? अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल नहीं है, उस केस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे ग्राफ्स। लेकिन अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल है लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है, तो उस केस में पैरेलल रहेंगे। और तीनों इक्वल हैं, उस केस में कोइंसिडेंट हो जाएंगे। क्लियर है? अब चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में यही बताना है कि ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर जाएंगे कि पैरेलल रहेंगे कि कोइंसिडेंट रहेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इक्वेशन, मेरे पास पहला इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। इसके ठीक नीचे जनरल लीनियर इक्वेशन लिख दीजिए जो कि होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। सही बात है। तो क्लियरली दिख रहा होगा कि a1 की वैल्यू 5 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा a1 की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, b1 की वैल्यू -4 है,
B1 की वैल्यू -4 है, ठीक है। C1 की वैल्यू 8 है, ठीक। A2 की वैल्यू 7 है, B2 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू -9 है, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे A1/A2, B1/B2। A1 की वैल्यू क्या आई है 5, A2 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू -4 आई है, B2 की वैल्यू 6 आई है। A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7 है, तो मैंने 5/7 लिख दिया। B1 की वैल्यू -4 है, B2 की वैल्यू 6 है। क्या ये और ये आपस में इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, तो ऊपर भी नॉट इक्वल आएगा। और मैंने बताया था कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, उस केस में लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट करेगा एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट करेगा एट अ पॉइंट। यही हमें बताना था, हमने बता लिया। समझ में आया नहीं? बिना मैंने ग्राफ ड्रॉ किए ही बता दिया कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। बिना ग्राफ ड्रॉ किए मैंने बताया है, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 9x + 3y + 12 = 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। तो इसके नीचे लिख दीजिए A1x + B1y + C1 = 0, और इसके नीचे लिख दीजिए A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा होगा A1 की वैल्यू 9 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू 12 है। क्लियरली दिख रहा होगा A2 की वैल्यू 18 है, B2 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू 24 है। अब फिर वही बात, पहले हम लोग निकालेंगे A1/A2 B1/B2। A1 की वैल्यू 9 आई है, A2 की वैल्यू 18 आई है, B1 की वैल्यू 3 आई है, B2 की वैल्यू 6 आई है। तो 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। और हम लोग जानते हैं 1/2 और 1/2 इक्वल होते हैं, तो बीच में इक्वल का साइन आएगा, तो ऊपर भी इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे भी इक्वल का साइन आएगा। तो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया, उस केस में C1/C2 भी निकालते हैं, यानी अब हम लोग C1/C2 भी कैलकुलेट करेंगे। C1 की वैल्यू 12 आई थी, C2 की वैल्यू 24 आई थी, 12 2 24 होता है, यानी फिर 1/2, तो यानी बीच में एक और इक्वल का साइन, तो ऊपर भी इक्वल का साइन और ऊपर भी इक्वल का साइन। तो तीनों जब इक्वल होते हैं उस केस में कैसा ग्राफ होता है, कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर हमारा होगा कोइंसिडेंट। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो पहला वाला था इंटरसेक्टिंग, दूसरा वाला था कोइंसिडेंट। अब देखते हैं तीसरा वाला क्या होगा। तो देखिए तीसरा वाले में जो पहला लीनियर इक्वेशन है वो है 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है 2x - y + 9 = 0। अब मज़े की बात है कि इस y के बगल में कोई नंबर नहीं है, तो अपने मन से आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। और फिर ठीक नीचे लिख दीजिए A1x + B1y + C1 = 0, फिर लिख दीजिए A2x, फिर B2y + C2 = 0, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 6 हो गई, B1 की वैल्यू -3 है, याद रखिएगा, C1 की वैल्यू 10 है, क्लियर। A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -1 है, C2 की वैल्यू 9 है। तो अब हम लोग निकालेंगे A1/A2 B1/B2। A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू -1 है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, दोनों आपस में इक्वल ही होते हैं, तो यानी बीच में इक्वल, ऊपर भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। और जब दोनों इक्वल आ जाएँ उस केस में C1/C2 भी कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग C1/C2 भी कैलकुलेट करेंगे। C1 की वैल्यू 10 आई थी, C2 की वैल्यू 9 आई थी, 10 और 9 डिवाइड नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे भी 10 और 9 आएगा। तो क्या 3 10/9 के इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल आएगा, यहाँ पे भी नॉट इक्वल आएगा।
तो जब दो इक्वल हों और एक इक्वल ना हो उस केस में पैरेलल लाइंस हो जाते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल 3 पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स को मैंने सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस बार आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कैलकुलेट करके ये बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे। समझ में आई बात। A1/A2 B1/B2 C1/C2 को कैलकुलेट करके बस यही बताना है कंसिस्टेंट होंगे कि इनकंसिस्टेंट होंगे, और कुछ नहीं बताना है। ठीक है। तो इसके पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना होगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं। कब? जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना हो। दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब हो जाते हैं? जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो। और दो लाइंस आपस में ओवरलैप या कहें कोइंसिडेंट कब कर जाते हैं? जब तीनों आपस में इक्वल हों। लेकिन हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझना है। तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होते हैं या फिर कहें जब A1/A2 B1/B2 को इक्वल नहीं होता है, इस केस में हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। सेकंड यानी पैरेलल वाले केस में कहते हैं इनकंसिस्टेंट, और थर्ड वाले केस में कहते हैं फिर से कंसिस्टेंट। क्लियर है कि नहीं बताइए। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो भी कंसिस्टेंट। ठीक है। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट। A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और तीनों इक्वल होंगे तो कंसिस्टेंट। क्लियर है, याद रहेगा। तो टोटल 5 पार्ट्स हैं, इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में इक्वेशन क्या है? 3x + 2y। इस 5 को इधर भेज दीजिए तो -5 हो जाएगा = 0। ठीक है। आपको क्या करना होगा, इस 5 को इस साइड भेजना होगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये है सेकंड इक्वेशन, इसमें भी 7 को इस साइड भेजना होगा तो 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब इन दोनों के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? A1x + B1y + C1 = 0। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे? A2x + B2y + C2 = 0। क्लियरली दिख रहा है A1 की वैल्यू क्या है? 3 है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 2 है, C1 की वैल्यू -5 है। ठीक है। उसी तरह A2 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -3 है, C2 की वैल्यू -7 है। तो हमें कैलकुलेट करना होगा A1/A2 B1/B2। तो अगर A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -3 है, तो ये कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी यहाँ पे भी नॉट इक्वल आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो इक्वल कहाँ से होंगे? तो यानी बीच में नॉट इक्वल आएगा, यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल ही नहीं है। और मैंने बताया था कि जब दोनों इक्वल नहीं होंगे उस केस में कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो यानी पहला वाला क्या है? कंसिस्टेंट है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पहला वाला। अब देखिए दूसरे वाले में फिर से 8 इस साइड दिया तो इस साइड ले आना पड़ेगा। सेकंड वाले में इक्वेशन क्या बनेगा? 2x - 3y - 8 = 0। उसी तरह 9 को भी इस साइड ले आना होगा तो क्या हो जाएगा? 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है। अब इसके नीचे हम लोग लिख देंगे A1x + B1y + C1 = 0। इसके नीचे लिख देंगे A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -8। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9। अब फिर भाई
A1/A2 और B1/B2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। A1 की वैल्यू आई है 2, A2 की वैल्यू आई है 4, B1 की वैल्यू आई है -3, B2 की वैल्यू आई है -6। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 से भी ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 1/2 और 1/2 इक्वल होते हैं, तो ऊपर भी इक्वल का साइन, ऊपर भी इक्वल का साइन। और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया है तो हम लोग C1/C2 भी कैलकुलेट करेंगे। C1 की वैल्यू क्या है -8, C2 की वैल्यू है -9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8/9 आ जाएगा। 8/9 कभी 1/2 के इक्वल तो होगा नहीं, तो यानी बीच में नॉट इक्वल का साइन, तो ऊपर भी नॉट इक्वल का साइन, यहाँ पे भी नॉट इक्वल का साइन। तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये वाला केस है, यानी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। हमें सिर्फ यही पता करना था कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए थर्ड वाला थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है। ठीक है, तो जब इस फ्रैक्शन में भी नीचे 2 है, इस फ्रैक्शन में भी नीचे 2 है, देखिए तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या? ये 3x/2 है प्लस 3y/2 है बराबर 7। यही ना है, ये चीज़ 3x/2 है, ये चीज़ 3y/2 है, इधर 7 है, नीचे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एक सिंगल 2 लिख के लिख सकते हैं, ऊपर 3x प्लस 3y बराबर 7। तो ये 2 7 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 14। ये 14 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 3x प्लस 3y माइनस 14 बराबर 0 आ जाएगा। तो जो आपका ये वाला इक्वेशन था वो इस वाले इक्वेशन में बदल चुका है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 3y माइनस 14 बराबर 0। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इस लाइन को इस लाइन में बदला है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन इसमें बदल चुका है, ये वाला तो सही से दिया है, बस इस 14 को इस साइड लेके आना है खाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इन सब के नीचे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 लिख देंगे। इसके नीचे भी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 लिख देंगे। क्लियर है? A1 की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 3 होगी, B1 की वैल्यू क्लियरली दिख रही होगी 3 होगी, C1 की वैल्यू -14 होगी। ठीक है, A2 की वैल्यू 9 है, B2 की वैल्यू -10 है, C2 की वैल्यू -14 है। तो हमें कैलकुलेट करना है A1/A2 B1/B2। A1 की वैल्यू 3 आई है, A2 की वैल्यू 9 आई है, B1 की वैल्यू 3 आई है, B2 की वैल्यू -10 आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, दोनों कभी आपस में इक्वल होंगे ही नहीं, तो ऊपर भी नॉट इक्वल का साइन आएगा। और जब दोनों नॉट इक्वल होते हैं उस केस में क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्लियर है? अब हम लोग फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाले में पहले इस 11 को भेजेंगे इस साइड, तो -11 हो जाएगा। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। इसमें -22 को इस साइड भेजेंगे तो +22 हो जाएगा। तो -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे? A1x B1y C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है? 5 है, B1 की वैल्यू क्या है? -3 है, C1 की वैल्यू क्या है? -11 है, A2 की वैल्यू क्या है? -10 है, B2 की वैल्यू क्या है? 6 है, C2 की वैल्यू क्या है? 22 है। तब हमें A1/A2 B1/B2 कैलकुलेट करना होगा। A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू -10 है, B1 की वैल्यू -3 है, B2 की वैल्यू 6 है। 5 से 2 बार में कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, इस माइनस को ऊपर भेज सकते हैं। उसी तरह 3 से 2 बार में कट जाएगा तो फिर से -1/2 आ जाएगा।
और दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ पे भी इक्वल आएगा। जब दोनों इक्वल आते हैं उस केस में C1/C2 भी कैलकुलेट करते हैं, बताया था मैंने। C1 की वैल्यू -11 है, C2 की वैल्यू 22 है, तो 11 2 22 यानी फिर से -1/2 आया, यानी फिर इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, और तीन इक्वल जब होते हैं, तीनों जब इक्वल होते हैं उस केस में कोइंसिडेंट होता है और कंसिस्टेंट होता है। तो हमें खाली कंसिस्टेंट बताना था, कोइंसिडेंट तो बताना नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। हमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। 4 पार्ट सॉल्व हो गए हैं, 5वां पार्ट भी करवा दे रहा हूँ। अब देखिए 5वें वाले पार्ट में फिर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन से डील करने आना ही चाहिए। 4x/3 है प्लस 2y/1 कर दीजिए इक्वल्स टू 8। ये 1 4x में मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, बीच में प्लस 3 2y में मल्टीप्लाई होगा तो 6y हो जाएगा, फिर 3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 8। ठीक है, फिर ये 3 8 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 24। ये 24 इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 4x + 6y - 24 = 0। तो हमने क्या किया, इस लीनियर इक्वेशन को इस लीनियर इक्वेशन में बदल दिया। तो पहला लीनियर इक्वेशन हमें क्या मिला है? 4x + 6y - 24 = 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है जिसमें इस 12 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y - 12 = 0। अब नीचे लिखिए a1x + b1y + c1 = 0। फिर कह रहा है a2x b2y + c2 = 0 कर दीजिए। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -24 हो जाएगी, a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, b2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, c2 की वैल्यू -12 हो जाएगी। क्लियर? तो अब हम लोग a1/a2 b1/b2 कैलकुलेट करेंगे। a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू 3 है, तो ये 2 से 2 बार में, ये भी 2 से 3 से 2 बार में, तो 2 = 2 आ गया। बीच में क्या आया? इक्वल आया है, तो ऊपर भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। जब a1/a2 इक्वल आए उस केस में c1/c2 भी कैलकुलेट करना पड़ता है। c1 आया है -24, c2 आया है -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 2 = 24 होता है, यानी फिर 2, यानी फिर इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल। तो जब तीनों इक्वल हों उस केस में कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है? तीनों जब इक्वल हों उस केस में क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। तो पांचों के पांचों पार्ट्स को मैंने सॉल्व करा दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब देखिए 4th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर से वही है, हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, बताने हैं कौन से कंसिस्टेंट हैं कौन से इनकंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें एडिशनल पार्ट ये है, कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट होंगे तो उनका सोल्यूशन ग्राफ की मदद से निकालना है। इन चारों में जो कंसिस्टेंट वाले होंगे उनका सोल्यूशन ग्राफ की मदद से निकालना भी है। तो पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 5 है, तो इस 5 को इस साइड लेके आइए, -5 हो जाएगा। ठीक है, = 0। मैंने क्या किया, इस 5 को पहले इस साइड भेजा है तो -5 हो गया है, क्योंकि पहले हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है। सिमिलरली इस 10 को इस साइड भेजिए तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x + 2y -10 = 0 हो जाएगा। सही बात है? इस 10 को इस साइड लाएंगे तो -10 हो जाएगा, इस 5 को इस साइड लाएंगे तो -5 हो जाएगा। दोनों के नीचे लिख दीजिए, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब इस x के बगल में कोई नंबर नहीं है तो 1, इस y के बगल में कोई नंबर नहीं है तो 1। a1 की वैल्यू 1 दिख रही है साफ साफ, b1 की वैल्यू 1 दिख रही है, c1 की वैल्यू -5 है, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू भी 2 है, c2 की वैल्यू है -10। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे a1/a2 b1/b2। तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है। दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ पे इक्वल आएगा, यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा। इक्वल आता है उस केस में c1/c2 भी कैलकुलेट करते हैं। c1 की वैल्यू -5 है, c2 की वैल्यू -10 है, तो माइनस माइनस कर दिया, 5 1 = 5, 5 2 = 10। यहाँ पे 1/2 आ रहा है और इधर 1/2 इक्वल था ही 1/2 के, तो यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल आ जाएगा।
और तीनों जब इक्वल होते हैं उस केस में कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। और तीनों जब इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट्स भी होती हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट भी होता है, कोइंसिडेंट भी होती हैं, ठीक है। तो इस केस में कंसिस्टेंट आ गया है। तो पहला पार्ट तो हो गया। क्वेश्चन में बोला था कि पहले पता करिए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो ये तीनों इक्वल हैं इसलिए कंसिस्टेंट है। अब हमें बताना है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा ग्राफ की मदद से। तो पहले वीडियो को पॉज करके ये पोर्शन नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग मिटा के सोल्यूशन निकालने वाले हैं ग्राफ की मदद से, ठीक है। तो फिर से हमें टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे पहला लीनियर इक्वेशन क्या है, x + y = 5, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 + y = 5 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी यहाँ पे 5 होगा। क्लियर है, ठीक है। फिर y की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x + 0 = 5, तो ये हो जाएगा x = 5, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। मिल गया पहला टेबल। इस 0,5 की मदद से पॉइंट क्या बनेगा, 0,5। इस 5,0 की मदद से पॉइंट क्या बनेगा, 5,0। क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x + 2y = 10, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ 2x + 2y = 10। तो तरीका तो अब भी वही है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। पहले x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 + 2y = 10 हो जाएगा। तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू फिर 5 आ जाएगी, तो यानी यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है। फिर y की जगह 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 0 = 10, दैट इज़ 2x = 10, x बराबर फिर 5 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है, टेबल बन गया है। तो 0,5 से पॉइंट बनेगा 0,5, 5,0 से पॉइंट बनेगा 5,0। तो x + y = 5 था, तो उनसे हमें ये 2 पॉइंट्स मिले थे। 0,5 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, ठीक है। इस बार 1 1 का गैप है तो यहाँ पे 0,5 हो गया। फिर 5,0 कहाँ होगा, 3 और 2 5, यहाँ पे होगा 5,0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ सेकंड पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो इस वाले लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है वो ये है। अब देखते हैं इस वाले लीनियर इक्वेशन की लाइन क्या होगी। तो 0,5 फिर से यहीं होगा, 5,0 भी फिर से यहीं होगा। तो फिर से इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो एक नया लाइन मिलेगा जो ठीक इसके ऊपर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाले लाइन के ऊपर है वो रेड वाला लाइन ओवरलैप कर गया है ना। आप ध्यान से देखिए, ब्लू वाले लाइन के ऊपर रेड वाला लाइन ओवरलैप कर गया है। इसका मतलब ये है कि इस वाले लाइन के ऊपर ठीक ये वाला लाइन है, मतलब ये कोइंसिडेंट वाला केस है। ये कौन सा वाला केस है, कोइंसिडेंट वाला केस है, ठीक है। और हो भी क्यों ना, मैंने आपसे क्या कहा था कि तीनों इक्वल मिल रहे हैं। जब हमने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाला था तो तीनों इक्वल मिल रहे थे ना, तभी तो कंसिस्टेंट आ रहा था। और तीनों जब इक्वल मिलते हैं तो कोइंसिडेंट होता है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनेगी, और वही हो भी रहा है ग्राफ से। तो इस केस में सोल्यूशन कैसे निकालें, इस केस में इन चारों में से कोई सा भी नंबर सोल्यूशन हो सकता है। ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी सोल्यूशन होगा। तो हमारा x और y का वैल्यू क्या होगा। अगर 0,5 सोल्यूशन है, मैं लिखूँगा इफ़ 0,5 इज सोल्यूशन, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर ये वाला सोल्यूशन हुआ तो इफ़ 5,0 इज़ अ सोल्यूशन, उस केस में x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब लाइंस कोइंसिडेंट होंगी उस केस में इन चारों में से कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं, चारों के चारों भी लिख सकते हैं। मैंने 2 ही लिखा है, 0,5, 5,0, क्योंकि बाकी दोनों भी तो वही हैं, ठीक है। तो जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी उस केस में जो भी ये चारों नंबर्स होंगे वही x और y की वैल्यू होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर से भाई मैंने पहले पता किया है कि ये दोनों कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो कंसिस्टेंट निकले। फिर मैंने दोनों का टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद हमें मालूम चला दोनों कोइंसिडेंट हैं। तो जब कोइंसिडेंट होंगे उस केस में इन चारों में से कोई सा भी आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। इनफैक्ट चारों के चारों भी सोल्यूशन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे।
तो सेकंड वाले में x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 दिया है, तो पहले इस 8 को इस साइड भेजेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। फिर देखिए यहाँ लिखा है 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, तो इस 16 को इस साइड लाएंगे तो -16 हो जाएगा, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, इस y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, तो a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू 1 हो गई, -1 हो गई सॉरी, c1 की वैल्यू -8 हो गई, a2 की वैल्यू 3 हो गई है, b2 की वैल्यू -3 हो गई है, c2 की वैल्यू -16 हो गई है। तो फिर से भाई हम लोग a1/a2 b1/b2 पहले कैलकुलेट करेंगे, जरूरत पड़ा तो c1/c2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3, इधर भी 1/3। तो जब 1/3 और 1/3 आ रहे हैं मतलब दोनों इक्वल हैं, तो ऊपर भी इक्वल आएगा। जब इक्वल आता है उस केस में c1/c2 भी निकालते हैं। c1 की वैल्यू है -8, c2 की वैल्यू है -16, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 2 16 होता है, इधर 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो इक्वल नहीं होगा, यानी यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल। तो अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये कैसा केस है, इनकंसिस्टेंट का केस है। और जब इनकंसिस्टेंट होगा उस केस में ग्राफ बनाना ही नहीं था, खाली कंसिस्टेंट के केस में बनाना था। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। फिर क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसके नीचे लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके नीचे लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इस y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख देता हूँ। a1 की वैल्यू क्या हो गई 2, b1 की वैल्यू हो गई 1, c1 की वैल्यू हो गई -6, a2 की वैल्यू हो गई 4, b2 की वैल्यू हो गई -2, c2 की वैल्यू हो गई -4। तो फिर भाई a1/a2 b1/b2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -2 है। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या है, -2 है। तो एक बात बताइए, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, दोनों वैसे ही इक्वल नहीं होंगे, तो बीच में यानी नॉट इक्वल आएगा। बीच में क्या आएगा, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल। और जब a1/a2 b1/b2 का इक्वल ही नहीं होगा उस केस में कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो फिर हमें मेहनत करके ग्राफ निकालना पड़ेगा। पहले लिख देते हैं कंसिस्टेंट है, उसके बाद ग्राफ निकालते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो पहले इस -6 को उधर भेज दीजिए, तभी तो टेबल बना पाएंगे। 2x प्लस वाई बराबर 6। अब टेबल बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। x की जगह पहले 0 रखेंगे, तो ये 0 प्लस वाई बराबर 6, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ पे 6 होगा। फिर y की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे 3 आ गया, बन गया पहला टेबल। अब दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन ये है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इस -4 को पहले उधर भेज दिए, +4 हो जाए, 4x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे। ठीक है, तो पहले x की जगह 0 रखिए, तो ये 0 हो जाएगा, -2y बराबर 4, तो -2y बराबर 4 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो -y बराबर 2 हो जाएगा। माइनस उधर जाएगा तो y बराबर -2 हो जाएगा, y की वैल्यू -2 आ गई। फिर अब x की जगह y की जगह 0 रख देंगे। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो 4x माइनस 0 बराबर 4 हो जाएगा, 4x बराबर 4 हो जाएगा। 4 से 4 1 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, बन गया दूसरा टेबल भी। टेबल बन जाता है तो पॉइंट्स बना लेते हैं जनरली। तो इससे पॉइंट क्या बनेगा, 0,6,
इससे पॉइंट क्या बनेगा 3,0, ठीक है। इससे पॉइंट क्या बनेगा 0,-2, इससे पॉइंट क्या बनेगा 1,0। तो जब ये वाला लीनियर इक्वेशन था तो ये पॉइंट्स मिल रहे थे। अब बताइए 0,6 कहाँ होगा, 3 और 3 यहाँ पे होगा 6, 0,6, ठीक है। तो ये रहा 0,6, ये रहा 0,6, 3,0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये रहा 3,0, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दी है तो लाइन मिल गई है। अब 0,-2 कहाँ होगा, ये रहा 0,-2, सही बात है, ये रहा 0,-2। फिर 1,0 कहाँ है, 1,0 ये है, ठीक है। तो ये रहा 1,0, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, लाइन मिलता है, क्या मिलता है। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को जब मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो फिर एक लाइन मिला, है ना। और देखिए ये कैसा केस है, इंटरसेक्टिंग का केस है ना। जब हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक कर रहे थे और A1/A2 B1/B2 कैलकुलेट कर रहे थे, तो यही तो मिला था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। उस केस में इंटरसेक्टिंग वाला केस बनना चाहिए था, तो मतलब इस तरह का फिगर बनना चाहिए था, बन रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये x और y एक्सिस पे 2,2 है, तो x की वैल्यू 2 और y की भी वैल्यू 2, यही हमारा आंसर है, यही है हमारा आंसर, क्लियर है। अब हम लोग फोर्थ वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, 2x - 2y - 2 = 0। फिर क्या है, 4x - 4y - 5 = 0, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ हो जाएगा a2x, यहाँ हो जाएगा b2y, यहाँ हो जाएगा c2 = 0, ठीक है। तो a1 की वैल्यू क्या है, 2 है, b1 की वैल्यू क्या है, -2 है, c1 की वैल्यू क्या है, -2 है, a2 की वैल्यू क्या है, 4 है, b2 की वैल्यू क्या है, -4 है, c2 की वैल्यू क्या है, -5 है। तब हम लोग A1/A2 B1/B2 कैलकुलेट करेंगे। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, B1 की वैल्यू -2 है, B2 की वैल्यू -4 है। तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, फिर 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो इधर भी 1/2, इधर भी 1/2, यानी इक्वल है। इक्वल है तो बीच में इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, फिर C1/C2 भी निकालेंगे। तब C1 की वैल्यू है -2, C2 की वैल्यू है -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 2/5 बचा रह जाएगा। और इस केस में 2/5 1/2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा, यहाँ पे भी नॉट इक्वल आएगा। तो अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, उस केस में ये वाला केस है, यानी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमें मिला इनकंसिस्टेंट, और जब इनकंसिस्टेंट मिलेगा तो सोल्यूशन निकालना ही नहीं है। वैसे भी जब भी इनकंसिस्टेंट होता है ना तो सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं निकालते हैं। जब कंसिस्टेंट होता है तभी सोल्यूशन यानी x और y की वैल्यू मिलती है, और जब इनकंसिस्टेंट होता है तो x और y की वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है, बता दे रहा हूँ। तो चारों पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ इज 36। कह रहा है ना, पैरामीटर का आधा कर दीजिए तो आपको 36 मिलेगा, सिंपल। इस बीच वाले लाइन को मत पढ़िएगा क्योंकि कॉमा के बीच में दिया, ठीक है। कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। पैरामीटर का अगर आप आधा कर देंगे तो आपको 36 मिलेगा। अब देखिए एक रेक्टेंगुलर गार्डन में लेंथ होता है, तो मैं लेंथ को क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ, और ब्रेथ को मैं क्या मान ले रहा हूँ, y मान ले रहा हूँ। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो पैरामीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, पैरामीटर का आधा करिए, लीजिए मैंने कर दिया पैरामीटर का आधा। तो कह रहा है कि ये इक्वल होगा 36 के, सिंपल, पैरामीटर का आधा इक्वल होगा 36 के। देखिए पैरामीटर की जगह ये रख देंगे,
तो ये आएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर 36। 2 से 2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई बराबर 36। ठीक है। अब देखिए बीच में ये जो लाइन दिया था जिसे हम लोग इग्नोर कर रहे थे उसको पढ़ते हैं। कह रहा लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से, लेंथ। फिर देखिए बीच में दिया है इज मतलब इक्वल। फिर कह रहा है 4 मोर यानी 4 प्लस। फिर कह रहा है विड्थ, विड्थ मतलब ब्रेथ होता है जिसकी वैल्यू वाई है। पहले यहाँ पे ब्रेथ लिख दीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, लेंथ, मैंने लेंथ लिखा। फिर बोला था इज तो मैंने इक्वल लगाया। फिर बोला था 4 मोर देन तो मैंने 4 प्लस कर दिया। फिर किससे बोला था, विड्थ से। विड्थ मतलब ब्रेथ होता है। बन गया इक्वेशन। कैसे बन गया, ध्यान से देखिएगा। लेंथ की जगह x रख देंगे इक्वल्स टू 4 प्लस ब्रेथ की जगह y रख देंगे। इस y को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो मिल जाएगा हमें x माइनस वाई बराबर 4। तो एक इक्वेशन मिला हमें x प्लस वाई बराबर 36 और एक इक्वेशन मिला हमें x माइनस वाई बराबर 4। तो x प्लस वाई बराबर 36 का पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे और x माइनस वाई बराबर 4 का भी हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। पहले x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 36। तो y बराबर क्या जाएगा 36, यहाँ पे 36 रखेंगे। ठीक है। फिर y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 36 हो जाएगा। तो x बराबर 36 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 36 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी x और y, तो x की जगह पहले 0 रखेंगे। 0 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू -4, यहाँ -4 रख देंगे। फिर x की जगह 0 रखेंगे, सॉरी y की जगह 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है। अब देखिए इस वाले लीनियर इक्वेशन से हमें ये दो पॉइंट्स मिले थे 0,36 और 36,0। दिखाऊं कैसे। हमें टेबल ये मिला था 0,36 था ना, तो इसे 0,36 लिख देंगे। उसी तरह इसको 36,0 लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह इसको 0,-4 लिख देंगे और इसको 4,0 लिख देंगे। ठीक है। तो 0,36 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। 36,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, लाइन मिल जाएगा। देखिए मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया है तो हमें लाइन मिल गया है। अब 0,-4 कहाँ होगा, 0,-4 ये रहा। ठीक है। और 4,0 कहाँ होगा, 4,0 यहाँ रहा। तो इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है तो फिर से एक लाइन मिल जाएगा। तो देखिए जब मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो हमें ये वाली लाइन मिली है। क्लियर है। दोनों कहाँ टकरा रहे हैं, इस पॉइंट पे टकरा रहे हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस पे कितनी है 20 है और वाई एक्सिस पे कितनी है 16 है। तो 20,16 मतलब x की वैल्यू 20 हो गई और y की वैल्यू 16 हो गई। मतलब लेंथ आपका 20 मीटर है और ब्रेथ आपका 16 मीटर है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज़ किया है इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब देखिए 6th वाला क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस। हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया है, चुपचाप पहले से लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। क्लियर है। कह रहा राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक और लीनियर इक्वेशन लिखिए 2 वेरिएबल में। लिख देते हैं एक और में लेट से a2x + b2y + c2 = 0 लिख दीजिए। अब ये दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन इस तरीके से होना चाहिए कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग बने। पहले वाले केस में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। समझिएगा बहुत ध्यान से। आपको ये दूसरा वाला लीनियर इक्वेशन इस तरीके से लिखना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग रहें। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले लिखिए a1x + b1y + c1 = 0। लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, जब a1/a2 इक्वल ना हो b1/b2 के। ठीक है। तो a1 की वैल्यू साफ साफ दिख रही होगी 2 है। a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -8 है। तो a1 की जगह लिख दीजिए 2, नीचे लिख दीजिए a2।
नॉट इक्वल टू b1 की जगह लिख दीजिए 3, b2 की जगह लिख दीजिए b2। अब आपको यही सोचना है कि a2 और b2 की जगह क्या रखें कि ये दोनों हमेशा इक्वल ना हो। तो एक बात बताइए, अगर मैं a2 की जगह लेट से 5 रख दूँ और b2 की जगह मैं भी 5 रख दूँ, अगर मैं a2 की जगह 5 रख दूँ, b2 की जगह भी 5 रख दूँ, तो कि ये कभी इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो हमारा लीनियर इक्वेशन क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो a2 की जगह मैंने 5 रखा है तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, प्लस b2 की जगह मैंने 5 रखा है तो यहाँ 5y आ जाएगा। c2 को अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा। c2 की जगह लेट से 7 मान लेते हैं, 7 बराबर 0। ये हमारा आंसर है पहले वाले का हमारा आंसर है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी। क्वेश्चन में पता है क्या कहा था? इसके करस्पॉन्डिंग एक और लीनियर इक्वेशन फाइंड करिए कि हमेशा वो इंटरसेक्टिंग रहे। पहले मैंने ये वाला लीनियर इक्वेशन लिखा, दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन को मैंने वेरिएबल में ही रहने दिया। a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 3 हो गई, c1 की वैल्यू -8 हो गई। कहा था इंटरसेक्टिंग रहनी चाहिए, मतलब a1/a2 b1/b2 के कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। a1 की वैल्यू 2 थी, b1 की वैल्यू 3 थी, तो a2 की जगह मैंने 5 रख दिया, b2 की जगह मैंने 5 रख दिया। ये और ये कभी इक्वल होंगे नहीं। इसका मतलब a2 की जगह मैं 5 रख सकता हूँ, तो मैंने a2 की जगह 5 रखा, b2 की जगह भी 5 रख सकता हूँ, मैं 5 रखा, c2 की जगह कुछ भी रख सकते हैं। सिमिलरली आप चाहें ना तो इस a2 की जगह आप 10 रख सकते हैं और इस b2 की जगह 9 रख सकते हैं। उस केस में भी कभी ये और ये इक्वल नहीं होंगे, तो आपको एक नया लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 रख दीजिए और यहाँ पे 9 रख दीजिए, c2 की जगह कुछ भी रख दीजिए, लेट से 8 रख दीजिए। देखिए अब नया एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। समझ आ रहा है? अब चलिए दूसरा करते हैं, सेकंड वाला। अब हमें पैरेलल बनाना है। ठीक है, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा सेकंड वाले में, चिंता ना करिए। सेकंड वाले में क्या करना है? हमें पैरेलल लाइंस बनाने हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कब बनते हैं? जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, लेकिन इक्वल ना हो c1/c2 के। ये मैंने बताया हुआ है। तो a1/a2 यानी a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू अपने मन से रखनी पड़ेगी। b1/b2, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की जगह हमें अपने मन से कुछ रखना पड़ेगा। नॉट इक्वल टू c1 -8 है, c2 की जगह हमें कुछ सोचना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में इक्वल। अब आप ये सोचिए a2 की जगह क्या लें, b2 की जगह क्या लें कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो जाएं। सोचिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं a2 की जगह 2 रख दूं और b2 की जगह 3 रख दूं, तो 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सही बात है। आप चाहें तो 4 भी रख सकते हैं, 2/4 और यहाँ पे 3/6। a2 की जगह 4 और b2 की जगह 6 रख दीजिए। क्लियर है? तो भी देखिए ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, तो इक्वल बने रहेंगे। तो आपको बस a2 की जगह कुछ ऐसा सोचना है और b2 की जगह कुछ ऐसा सोचना है कि दोनों हमेशा इक्वल रहें। तो a2 की जगह मैंने 4 रख दिया, b2 की जगह 6 रख दिया, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे। लीनियर इक्वेशन क्या था हमारा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 की जगह मैंने 4 रखा है तो 4x प्लस b2 की जगह मैंने 6 रखा है तो 6y प्लस। अब आपको सोचना होगा c2 की जगह क्या रखें। c2 की जगह हमें एक ऐसा नंबर लिखना होगा कि कभी ये 1/2 इसके इक्वल ना हो। तो c2 की जगह 1 रख दीजिए ना, c2 की जगह 1 रख दीजिए। अब ये एक नेगेटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, वैसे ही कभी इक्वल नहीं होंगे। तो c2 की जगह मैंने 1 रख दिया, इक्वल्स टू 0, काम खत्म। आप कुछ और नंबर भी ले सकते हैं, पता है। अगर यहाँ पे मैं ले लूँ लेट से 6 और यहाँ पे मैं ले लूँ 9, तो भी देखिए 1/3 दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो a2 की जगह आप 6 भी ले सकते हैं, b2 की जगह 9 भी ले सकते हैं, c2 की जगह 1 की जगह 2 कर लीजिए। अभी भी ये वाला चीज़ कभी इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो c2 की जगह 2 भी कर लीजिए, बन गया इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ सेकंड वाला समझ में आया होगा। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड तो ईजी होता है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए थर्ड वाले में हमें चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट के केस में ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे भी इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आपको a2, b2 और c2 की जगह ऐसा नंबर सोचना है कि ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए। 2 का डबल क्या होता है 4, 3 का डबल क्या होता है 6, -8 का डबल क्या होता है -16। काम बन गया। आप चेक कर लीजिए, ये सॉरी बीच में ये इक्वल होगा, पता नहीं कहाँ से मिट गया। आप चेक कर सकते हैं, ये हमेशा इसके इक्वल होगा, ये 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा।
क्योंकि जस्ट मैंने डबल कर दिया है, इसका डबल 4, इसका डबल 6, इसका डबल -16। इससे होगा क्या, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो A2 की जगह मैंने 4 सोचा है तो 4x प्लस B2 की जगह मैंने 6 सोचा है तो 6y प्लस C2 की जगह -16 सोचा है तो -16 बराबर 0, काम खत्म। आप इसी टाइप का एक और बनाइएगा इस वाले केस के लिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे मैंने ये बनाया ना, उसी तरह आप A2 की जगह कुछ और रख के, B2 की जगह कुछ और रख के, C2 की जगह कुछ और रख के एक और नया लीनियर इक्वेशन बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, देखता हूँ सही निकलता है कि नहीं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y बराबर -12। इसका और इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहला टास्क, इस 1 को उधर भेजेंगे तो x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x थोड़ा दूर लिखते हैं, 3x प्लस 2y -12 बराबर 0। सबसे पहले इस -12 को उधर भेजेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर +12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y, पहले x की जगह 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है। अब y की जगह 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर -1, तो जाएगा x बराबर -1, यानी यहाँ पे -1 आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y, x की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 12, तो ये जाएगा 2y बराबर 12, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर y की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 12, तो ये जाएगा 3x बराबर 12, 3 से 4 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ पे 4 लिख देंगे, काम खत्म। अब देखिए 0,1 से जो पॉइंट बनेगा वो होगा 0,1, इस -1,0 से पॉइंट बनेगा -1,0, 0,6 से पॉइंट क्या बनेगा 0,6, 4,0 से पॉइंट क्या बनेगा 4,0। क्लियर है। तो देखिए इस वाले लीनियर इक्वेशन से हमें ये 2 पॉइंट्स मिले थे। अब बताइए 0,1 कहाँ होगा, 0,1 यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी तरह बताइए -1,0 कहाँ होगा, तो वो यहाँ पे होगा, नो डाउट, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक लाइन मिल जाएगा। तो देखिए जब मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो हमें लाइन मिल गया है। उसी तरह इस वाले लाइन का जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0,6 और 4,0 थे, तो 0,6 कहाँ होगा, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा, है ना। तो ये रहा 0,6। 4,0 कहाँ होगा, 4,0 यहाँ पे होगा। अब हम लोग इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, लाइन मिल जाएगा। तो देखिए हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया तो हमें लाइन मिल गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। देखिए इस लाइन से और इस लाइन से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला। इसको पहले सेट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेट कर लीजिए। तो ये मैं रेड वाली लाइन से सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर दिया है, ये वाला ट्रायंगल। कैसे पता चला यही वाला ट्रायंगल होगा, क्वेश्चन में बोला है ना कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो लाइन से बन रहा है और एक्स एक्सिस से बन रहा है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है लाइन से बन रहा है और एक्स एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल तो यही वाला होगा। अब इन ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अरे भाई सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, ए वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा -1,0, सी वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए सी जो है वाई एक्सिस पे 3 है और एक्स एक्सिस पे 2 है, तो यानी 2,3, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या आया -1,0, बी का कोऑर्डिनेट क्या आया 4,0, सी का कोऑर्डिनेट क्या आया 2,3 आया। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बता दीजिएगा, ठीक है। सातों के सातों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया है
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को ये वाला वीडियो शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।